हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन जियो विद उमाशंकर गौड़ यूट्यूब चैनल पर। कल का वीडियो जिसमें हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के मध्य अंतर के बारे में जाना था, वो आपको कैसा लगा? आपने मुझे बताया, आपके अच्छे सुझाव मिले, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ज्वालामुखी वोल्केनो, इससे संबंधित वीडियो, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी के अंग कौन कौन से होते हैं और ज्वालामुखी का प्रमुख वर्गीकरण, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि ज्वालामुखी कहते किसे हैं। तो सबसे पहले ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र या विवर होता है, पृथ्वी के किसी भी भाग में उपस्थित एक ऐसा छिद्र या विवर जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग का लावा बाहर निकलकर आता हो। अब इस लावे में गैस, राख व जलवाष्प आदि का उद्गार होता रहता हो, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी। जैसे ये हो गया छिद्र पृथ्वी के ऊपर का, और यह है मैग्मा का भंडार। यहाँ से मैग्मा बाहर आ रहा है। सबसे पहले राख है, गैसें हैं, यह बाहर की तरफ निकलेंगे ऐसे, और लावा इस तरीके से भारी होने की वजह से नीचे बहता हुआ चला जाएगा। यह होता है ज्वालामुखी। इसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। अर्थात पृथ्वी के किसी भी भाग में स्थित वह क्षेत्र जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से राख, गैसें, लावा, जलवाष्प आदि बाहर निकलता हो, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। दूसरा, ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी एक भूआकृति हो गई, और उस भूआकृति की जो क्रिया है उसे कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों से जो मैग्मा व गैस के उत्पन्न होने से लेकर भूपटल के नीचे व ऊपर लावा के प्रकट होने, शीतल व ठोस होने की समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सही, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा व गैसें बाहर आ रही हैं, यह भी इसी का ज्वालामुखी क्रिया का भाग है। लावा बाहर प्रवाहित हो रहा है, जिसे हम प्रवाह को हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट। बेसाल्ट प्रवाह, लावा का जो प्रवाह होता है हम उसे क्या कहते हैं? बेसाल्ट प्रवाह। वो भी ज्वालामुखी क्रिया का भाग है। अब ये प्रवाह जब हो रहा है तब वो किस अवस्था में है? तब ये द्रव अवस्था में है। और जब बाहर आ गया, पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो गर्मी थी, इसलिए लावा क्या था? पिघला हुआ था। अब जब ये गर्म होने की वजह से बाहर आया, पिघला हुआ, अब बाहर आने पर क्या होगा? आंतरिक भाग की तुलना में बाहर तापमान कम होगा, ठंडा होगा, तो ये किस में बदल जाएगा? ठोस में। और इसके ठोस में बदलने से क्या बनती हैं? आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है लावा के जमने से। बेसाल्ट प्रवाह के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। तो ये समस्त प्रक्रिया जो है, मैग्मा का बनना, मैग्मा का विस्फोट होकर बाहर आना, बाहर आकर प्रवाहित होना, प्रवाहित होकर शीतलित होकर उसका जमना, ये सब की सब क्रिया किसके अंतर्गत आती है? ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत आती है। ज्वालामुखी की क्रिया दो प्रकार की होती है ना? कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। पहली क्रिया, जो आंतरिक भाग में जो मैग्मा का निर्माण हो रहा है, वो तो क्या होगी? पहली क्रिया। दूसरी क्रिया, बाहर विस्फोट होकर उसका जमना, ये दूसरी क्रिया। तो दो प्रकार की ज्वालामुखी क्रियाएं हो गई। अब देखिए, ये डायग्राम, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे हम ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये क्या है? लावा, मैग्मा, ये इस भाग में है, यहाँ से ये बाहर आ रहा है। ये देखिए, ये सिल, डाइक, लेकोलिथ, बैथोलिथ, ये अनेकों प्रकार की आंतरिक आकृतियाँ जो ज्वालामुखी नलिका से साइड में जो दरारों में लावा चला जाता है, उसके जमने से जो बनती है लेपोलिथ, बेकोलिथ, सिल, सिट, डाइक, ऐसी अनेकों स्थलाकृतियाँ जिनके बारे में हम आगे की वीडियोस में अध्ययन करेंगे। अब ये इस नलिका के माध्यम से बाहर आ गया लावा, बाहर आकर यह यहाँ पर पूर्ण रूप से क्या हो गया? जम गया। ये बेसाल्ट प्रवाह, ये क्या हो रहा है? इसका प्रवाह हो रहा है। तो ये एक प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया है। इसके बारे में हम यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप ज्वालामुखी विस्फोट किस प्रकार होता है उसको आप समझ सकते हैं। अब आते हैं ज्वालामुखी के अंग। कितने
प्रकार के अंग हैं, कौन कौन से भाग होते हैं ज्वालामुखी के, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। कि सबसे पहले तो ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाले लावे की वजह से एक शंकुआकार आकृति, शंकु का आकार सभी जानते हैं ऐसा होता है, ये शंकु, इस सब प्रकार की आकृति बन जाती है। और जब इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है तब वह पर्वत बन जाता है, तो हम उसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं, अन्यथा हम इसे ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। और जब शंकु का आकार विशाल हो जाता हो तब हम उसे ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। इस पर्वत के बीच में ऊपर ही ऊपर एक छिद्र होता है, यहाँ पर इस छिद्र को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र। इस पर्वत को हम कहते हैं, पर्वत के ऊपरी भाग को जहाँ पर एक छेद होता है जिससे लावा बाहर निकलता है, उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी छिद्र। और ये ज्वालामुखी छिद्र जो है ये क्या होता है? एक नलिका के माध्यम से, ऊपर चित्र में हमने देखा था कि एक नलिका के माध्यम से ये नीचे से जुड़ा रहता है, और जब ये जुड़ा हुआ रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं? नलिका, ज्वालामुखी नलिका, ज्वालामुखी नली। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा अत्यधिक अम्लीय तथा सिलिका युक्त होता है तो लावा एक कठोर पट्टी ज्वालामुखी नलिका या ज्वालामुखी छिद्र में जमा हो जाता है, और ज्वालामुखी नलिका में जमा लावा की पट्टी को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी ग्रीवा अर्थात ज्वालामुखी की जीभ, तथा ज्वालामुखी छिद्र में जमा लावा की पट्टी को ज्वालामुखी प्लग कहते हैं। ज्वालामुखी ग्रीवा व ज्वालामुखी प्लग। ज्वालामुखी प्लग व ज्वालामुखी ग्रीवा के समेकित रूप को डाइट्रेम क्या कहा जाता है? डाइट्रेम। इन दोनों के सम्मिलित रूप को डाइट्रेम के नाम से जाना जाता है। जैसे अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित शिप रॉक डाइट्रेम का तथा ब्लैक हिल्स व डेविल टावर ज्वालामुखी ग्रीवा के उदाहरण हैं। ये इनके प्रमुख उदाहरण हैं। जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है अर्थात छेद बड़ा हो जाता है, जब ये ज्वालामुखी शंकु का जो छेद है उसका स्वरूप बड़ा हो जाता है इस प्रकार का, तब उसे हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं? क्रेटर। और जब इसमें वर्षा जल इकट्ठा हो जाता है, क्या इकट्ठा हो जाता है? वर्षा जल, तब इसे कहते हैं क्रेटर झील। ये ज्वालामुखी के ऊपर पाई जाती है, जैसे अपने राजस्थान में पुष्कर झील, नक्की झील, ये सब क्रेटर झीलें। लेकिन किंवदंतियों के माध्यम से बताया गया कि ब्रह्मा जी के हाथ से कमल का पुष्प गिर गया और उसकी 5 पंखुड़ियाँ पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरी वहाँ 5 सरोवर बने। उनमें से एक सरोवर अपने राजस्थान का पुष्कर सरोवर भी माना जाता है। लेकिन क्या किसी पंखुड़ी के गिरने से एक सरोवर का निर्माण हो जाए, क्या ये वास्तविकता में संभव है? कतई नहीं है। ये हम अपनी आस्था के अंतर्गत जरूर मान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन वास्तविकता में या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कतई संभव नहीं है। ऐसे ही माउंट आबू की नक्की झील, माउंट आबू की नक्की झील को भी ये माना जाता है कि देवताओं को प्यास लगी, जब राजा बलि ने उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया तब देवताओं को प्यास लगी और देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस नक्की झील का निर्माण किया। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये नक्की झील भी एक क्रेटर झील है, क्योंकि पुरातन काल में अरावली पर्वतमाला में भी बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी पाए जाते थे और उनमें विस्फोट भी होता था, और उन विस्फोटों की वजह से इन क्रेटर झील का निर्माण हुआ था। आगे देखिए, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र, कभी कभी एक मुख्य क्रेटर में कई छोटे छोटे क्रेटरों का निर्माण हो जाता है। इस तरह के क्रेटर को घोंसलादार क्रेटर कहते हैं। जैसे फिलीपींस स्थित माउंट ताल में 3 छोटे छोटे क्रेटर मिलते हैं। ये कब होता है? जब लावा के बीच में कोई दीवार बन जाए, क्रेटर के बीच में अलग अलग दीवारें निर्मित हो जाएं, तो वह डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है। जैसे हम नदी आधारित स्थलाकृति में पढ़ते हैं गोखुर झील, या समुद्र के किनारे कई झीलों का निर्माण हो जाता है। तो उन सब की तरह ही क्रेटर झील में भी कई बार डिवाइडेशन हो जाता है और वह अलग अलग छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। देखने पर लगता है छोटे छोटे घोंसले हो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? घोंसलादार क्रेटर। अत्यधिक धंसाव या विस्फोट के कारण जब क्रेटर अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहा जाता है। जैसे आसो क्रेटर जापान और क्रेटर लेक अमेरिका, ये 2 उदाहरण हैं आपके काल्डेरा के। अब देखिए, इन अंगों को
हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये ज्वालामुखी शंकु लगातार लावा के विस्तार की वजह से इस ज्वालामुखी शंकु का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी शंकु है। ये ऊपर ज्वालामुखी छिद्र और ये नीचे मैग्मा के भंडार से इस नली के माध्यम से जुड़ा हुआ है, वो कहलाती है ज्वालामुखी पाइप या ज्वालामुखी नली। और जब ये छिद्र का आकार बड़ा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं क्रेटर, ज्वालामुखी क्रेटर के नाम से हम इसे जानते हैं। तो ये प्रमुख अंग हैं। इसके अलावा अनेकों ऐसे अंग हैं, जैसे ज्वालामुखी की ग्रीवा है, कालडेरा है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो ज्वालामुखी के विस्तृत रूप में दिखाई देती हैं। अब आगे, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थ। ज्वालामुखी उद्गार में सबसे पहले निकलती है गैसें तथा जलवाष्प। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे पहले कौन सा पदार्थ निकलता है। क्योंकि हमें अधिकांश से जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं होते हैं वे ज़्यादातर ये जानते हैं कि लावा जो निकलता है ज्वालामुखी विस्फोट से, और वे ऑप्शन में लावा देख कर डायरेक्ट उस पर राइट का चिन्ह लगा देते हैं या उसे सही मान लेते हैं और OMR शीट में फिल कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लावा के अतिरिक्त भी अनेकों प्रकार के पदार्थ ज्वालामुखी उद्गार से निकलते हैं। सबसे पहले निकलने वाला जो उद्गार है वो है गैसें व जलवाष्प। इसमें जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है, वह होती है 60 से 90% तक निकलने वाली गैसों में जलवाष्प होती है। ज्वालामुखी बम, ज्वालामुखी बम का मतलब है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके साथ में कई बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े निकल के आते हैं, जिनके आकार 1 सेंटीमीटर से लेकर कई फीट तक हो सकता है। वे जब उछलकर बाहर आते हैं तो उसे हम ज्वालामुखी बम के नाम से जानते हैं। तीसरा है लेपिली। लेपिली है कि ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं जब उनका आकार छोटा होता है। जब आकार बड़ा होता है तब उन्हें क्या कहते हैं, ज्वालामुखी बम। लेकिन जब आकार छोटा है, मटर के दाने या अखरोट जितना है, तब हम उसे लेपिली कहते हैं। तीसरा है प्यूमिस। ये हल्के पदार्थ होते हैं, ज्वालामुखी से निकलने वाली ऐसी चट्टानें या ऐसा दृढ़ पदार्थ जिसका घनत्व जो है वो जल से भी कम होता हो, अर्थात जल में डूबता नहीं हो, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं प्यूमिस। राख, ये अति महीन चट्टान के टुकड़े होते हैं। जो राख सभी जानते होंगे अपने घरों में, चूल्हे से निकलने वाली, हवन कुंड में या लकड़ी के जलाने पर अंत में जो पदार्थ बचता है उसे हम राख कहते हैं। वो एकदम पिसा हुआ चट्टान का रूप। तो हम अति महीन चट्टानी कणों को धूल या राख कहते हैं। ये भी ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर आती हैं। अगला देखिए, लावा। ये सबसे प्रमुख पदार्थ हैं। अधिकांशतः ज्वालामुखी पढ़ने वाले यही मानते हैं कि लावा निकलता है, और ज़्यादातर सामान्य अर्थों में यही कहा जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट से लावा बाहर आता है। ये एक चिपचिपा और द्रवित पदार्थ होता है। जो चट्टानें द्रवित रूप में मैग्मा के रूप में पाई जाती हैं, वो जब धरती से बाहर निकलती हैं तब उसे लावा कहा जाता है। यह आंतरिक भाग में मैग्मा कहलाता है, और जब ये भूपटल पर आ जाता है तब इसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। और धरातल पर जब ये विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है, ठंडा हो जाता है, तब ये आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम बेसाल्ट प्रवाह के नाम से जानते हैं। एसिडिक लावा, एसिड मतलब क्या हो गया, अम्लीय। तो ऐसा अत्यंत गाढ़ा व चिपचिपा पदार्थ जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती हो, और ये गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है। गुंबद का अर्थ क्या हो गया, ये इस तरीके से ये गुंबद की आकृति बन जाती है। मंदिर में जो गुंबद होता है उस प्रकार की आकृति जब बन जाती है तो उसे हम कहते हैं गुंबदाकार। ये गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है। जैसे स्ट्रोम्बोली, इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है उससे एसिडिक लावा निकलता है। बेसिक लावा, यह हल्का, पतला व धरातल पर शीघ्र फैलने वाला होता है, अर्थात ये ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, ये कई किलोमीटर तक फैल जाता है। जबकि गाढ़ा लावा जो होता है उसका प्रवाह क्या होता है, कम होता है।
इससे सिल्ड शंकु का निर्माण होता है, जैसे मोनालाओ शंकु हवाई द्वीप पर स्थित है। पायरोक्लास्ट, पायरोक्लास्ट का मतलब है ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहते हैं, जो सबसे पहले निकलते हैं। अर्थात गैसों के बाद में चट्टानों के अंतर्गत जो सबसे पहले बड़े चट्टानी टुकड़े निकलते हैं, उन्हें पायरोक्लास्ट के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी को अनेकों प्रकार से विभाजित किया गया है, उनकी सक्रियता के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, उनकी उत्पत्ति के आधार पर। ऐसे अनेकों प्रकार हैं जिनके आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। उनमें से कुछ प्रकारों का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सक्रियता के आधार पर। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 भागों में बांटा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सबसे पहले बात करते हैं अपन सक्रिय ज्वालामुखी की। सक्रिय का मतलब जिससे लगातार लावा निकलता हो, जिसमें अभी भी विस्फोट की क्रिया चल रही हो, उसे कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, राख, चट्टान खंड, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हों। धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, राख, चट्टान खंड, लावा लगातार बाहर निकलते रहते हों, अर्थात सक्रियता बनी रहती है जिसकी, उसे कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। वर्तमान में इनकी संख्या पूरे विश्व में 500 से अधिक है, लेकिन भारत में इसकी संख्या केवल 1 है, और ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बैरन द्वीप में स्थित है। केवल 1 सक्रिय ज्वालामुखी है भारत में, इसके अलावा भारत में कहीं पर भी सक्रिय ज्वालामुखी उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं विश्व के कुछ प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी, जिनमें हवाई द्वीप, जहाँ पर बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, उनमें किलायू, पापुआ न्यू गिनी में लांगिला बागाना, इंडोनेशिया में समेरू, मेरापी, दुकानो, जिसमें मेरापी सर्वाधिक सक्रिय है, तात्रा द्वीप, पुनुआतू, यासूर, ये लगभग पिछले 800 वर्षों से सक्रिय है। सिसिली द्वीप का माउंट एटना, लेपारी द्वीप का स्ट्रॉम्बली, जिसे हम भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी, अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, अंडमान निकोबार के बैरन द्वीप में, हवाई द्वीप का मोनालोआ, अर्जेंटीना, चिली की सीमा पर स्थित ओजस डेल सालाडो और अंटार्कटिका राजद्वीप पर स्थित माउंट एरिब, ये विश्व के प्रमुख अत्यधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इन ज्वालामुखियों को हम इस डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे माउंट वेसुवियस, निसायरोस, माउंट एटना, लाल प्लाल्मा, लेकागिगर, बेजिमेनी, साकुरजिमा, एम्ब्रेम, बैरेन आइसलैंड भारत का, सिनाबोंग, कारकाटू, हेरेड आइसलैंड, एरबस, है ना। तो ये कई सारे इस मानचित्र में एक्टिव वोल्केनोज को दिखाया गया है, जिसके माध्यम से आप विश्व में स्थित प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखियों का अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे देखिए, प्रसुप्त ज्वालामुखी जो सोए हुए हैं लेकिन कभी भी जाग सकते हैं, जो नींद में हैं, और नींद तो कभी भी खुल सकती है, ये थोड़ी है कि जो नींद में है वो उठेगा नहीं। प्रसुप्त हैं, सोए हुए हैं, लेकिन कभी भी उठ सकते हैं, ये नहीं है कि ये हमेशा सोए रहते हैं। लंबे काल से चीर निद्रा में हैं, लेकिन पता नहीं कभी ये अपनी योग निद्रा से बाहर आ जाए और फट पड़े, और ये ज़्यादा विनाशकारी होते हैं, क्योंकि सक्रिय का सबको पता होता है कि ये चल रहे हैं तो उनके नज़दीक कोई नहीं जाता, लेकिन ये सोए हुए हैं। अब सोया हुआ शेर कब जग जाए और कब आक्रमण कर दे, किसी को पता है क्या? नहीं पता होता, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये कभी भी अचानक जग सकते हैं, इनमें कभी भी अचानक विस्फोट हो सकता है, जैसे इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकातोआ, अंडमान निकोबार का नारकोंडम द्वीप में। ये सोए हुए ज्वालामुखी हैं, ये कभी कभार जगते हैं, और जब जगते हैं तो महाविनाश फैलाते हैं। शांत ज्वालामुखी जो मृत हो चुके हैं, मर चुके हैं, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? मृत,
ज्वालामुखी जो मर चुके हैं, जिनकी नींद अब कभी खुलने वाली नहीं है, उन्हें कहा जाता है शांत ज्वालामुखी, जो न इतिहास में कभी फटे हैं न फ्यूचर में कभी फटेंगे। जैसे ईरान का कोह सुल्तान व देवबंद, म्यांमार का पोपा, तंजानिया का किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बराजो और वह एंडीज पर्वत का एंका का गुआ, ये मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। इनमें कभी भी किसी प्रकार के विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है, अर्थात ये मर चुके हैं। तो कितने प्रकार के हुए? 3। सक्रियता के आधार पर सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय जिससे लगातार लावा निकल रहा हो, प्रसुप्त जो सोया हुआ है, कभी भी जग सकता है, जिससे कभी भी लावा विस्फोट हो सकता है, और शांत जो मर चुका है, जिससे कभी भी लावा निकलने की कोई संभावना नहीं है। अब उद्गार के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, एक केंद्रीय उद्गार और दूसरा दरारी उद्गार। पहले बात करते हैं हम केंद्रीय उद्गार की। जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख से भारी धमाके के साथ होता हो तो उसे हमें केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। यह विनाशात्मक प्लेटों के सहारे होता है। विनाशात्मक प्लेट किसे कहते हैं? जब प्लेटों में अभिसारी सीमा का निर्माण होता हो तो हम उसे विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे हवाई तुल्य, स्ट्रम्बोली तुल्य, वल्केनियन तुल्य, पिलियन तुल्य तथा वेसुवियस तुल्य। इनमें पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं तथा इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोट तथा भयंकर होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि विश्व के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी किस प्रकार के होते हैं? तो पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे खतरनाक होते हैं। ये अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। जैसे पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनिक द्वीप का पीली ज्वालामुखी, सुंडा जल डमरू मध्य का क्राकाटोआ ज्वालामुखी तथा फिलिपाइन द्वीप समूह का माउंट ताल का भयंकर उद्भेदन इस प्रकार के ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है। अगला है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार में जो सबसे भयंकर विस्फोट वाला है, सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा विनाशात्मक जिसे माना गया है, वो है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी। इसका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक तथा भयंकर होता है और इससे निकलने वाले लावे में सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अर्थात ये एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक लावा है। इसके कारण लावा अत्यधिक अम्लीय और चिपचिपा तथा गाढ़ा होता है। कैसा होता है? गाढ़ा। इस ज्वालामुखी में अगला उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शंकु को तोड़ते हुए होता है। जैसे मार्टिनिक द्वीप में पीली ज्वालामुखी, सुंडा जल डमरू मध्य का क्राकाटोआ ज्वालामुखी, फिलीपींस माउंट का ताल ज्वालामुखी। ये जब फटता है तो इसका जो पहले से शंकु बना हुआ था ये उसको बिखेर देता है, जैसे कोई बम ब्लास्ट हुआ और अपने पास की इमारतों को बिखेर देता हो, वैसे ये पिलियन तुल्य ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं। दूसरा आता है वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। इसमें अम्लीय से लेकर क्षारीय तक प्रत्येक प्रकार के लावा का उद्गार होता है और गैसों के अत्यधिक निष्कासन के कारण प्राय फूल गोभी के आकार में ज्वालामुखी के ये कैसा होता है? ऐसे देखिए, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। एक इसमें से इस तरीके से लावा बाहर आता है और ज़्यादा इसमें क्या होती है? गैस है। तो ये अपना जो फूल गोभी का फूल होता है, क्या ना, फूल गोभी, वैसा ये फूल बन जाता है। तो इसे कहते हैं वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। और ये कई किलोमीटर दूर तक छा जाते हैं, क्योंकि बादल हैं और बादल तो हवा के प्रवाह के साथ फैलते हैं, तो ये कई किलोमीटर दूरी तक छा जाते हैं। आगे देखिए स्ट्रम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी उद्गार में अम्ल की मात्रा पीली इन ज्वालामुखी की तुलना में थोड़ी कम होती है। यदि गैसों के प्रवाह मार्ग में कोई रुकावट ना हो तो सामान्यतः इसमें विस्फोट उद्गार नहीं होता है, ताकि एक फुंवारे के रूप में धीरे धीरे होता रहता है। इसमें जो उद्गार होता है वो कैसा होगा? फुंवारे के रूप में धीरे 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 धीरे, अगर कोई रुकावट ना हो। और अगर रुकावट आ जाती है तो इसमें भी क्या होगा? रुकावट को धक्का मारेंगे और धक्का मारेंगे तो क्या होगा? विस्फोट होगा जोरदार। इसलिए अगर रुकावट नहीं आती हो तो ये एक फव्वारे के रूप में चलता रहता है, अन्यथा इसमें भी हल्का विस्फोट होता है। हवायन तुल्य ज्वालामुखी। इसका उद्गार अत्यंत शांत होता है क्योंकि इससे निकलने वाला लावा तरल व क्षारीय होता है, जिससे ये दूर तक फैलकर जमा होता है। इससे निर्मित शंकु कम ऊंचाई वाले किंतु विस्तृत होते हैं, क्योंकि लावा जो तरल है इसलिए एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा और एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, तो इसका जो आकार है वो इस प्रकार का होगा आपके ऐसे लंबा।
और इसमें ज़्यादा ऊंचाई तक लावा नहीं जाएगा, वो यहीं से वापस, क्योंकि तरल है एकदम द्रव्य अवस्था में। तो आपने देखा होगा जैसे दूध उफान मारता हो, जब हम दूध को ज़्यादा गर्म करते हैं तो उफन जाता है ना, बाहर आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार इसमें से लावा बाहर आकर ऐसे फैल जाता है, दूध उफनने की तरह ये लावा बाहर आता रहता है और इसमें निरंतर प्रवाह होता रहता है। और चूंकि ये पतला होता है इसलिए इसका प्रवाह काफ़ी दूरी तक होता है, इसलिए एक जगह पर बड़ी आकृति निर्मित नहीं होती है। तो आप समझ गए होंगे आवेन तुल्य ज्वालामुखी। अगला है दरारी उद्भेदन। भूगर्भिक हलचलों से भूपटल की सेल में दरारें आ जाती, भ्रंश पड़ जाते हैं। इसमें कोई एक छेद नहीं है, इसमें एक लंबी दरार है। जैसे ये भूपटल का एक भाग है, अब इसमें मान लीजिए कोई हलचल हुई दरार और इसके बीच में एक दरार पड़ गई, ये दरार, और इस दरार से जब लावा बाहर आता है तो उसे कहा जाता है दरारी उद्भेदन। और ये ज़्यादातर बनता है रचनात्मक प्लेट किनारों से, अर्थात अपसरण की क्रिया से। अपसरण की क्रिया से इस प्रकार के उद्भेदन का स्वरूप सामने आता है। और इनसे शंकु का निर्माण नहीं होता, क्योंकि किसी एक छेद से निकल कर नहीं फैला, क्योंकि छेद से निकलेगा तो गोलाई के रूप में फैलेगा, लेकिन ये एक दरार से निकला है तो ये लगातार ऐसे समतल रूप में फैलता जाएगा, जिससे क्या बनेगा, लावा पठार का निर्माण होगा। इसका निर्माण होगा लावा के पठार का। अब आगे चलते हैं, ज्वालामुखी शंकु, वॉल्केनो कॉन। ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के जमे होने से जिस स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हम ज्वालामुखी शंकु के नाम से जानते हैं। अब ज्वालामुखी शंकुओं के भी अनेक प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहला है सिंडर या राख शंकु। इनकी ऊंचाई सामान्यतः कम होती है और इनके निर्माण में मुख्यतः ज्वालामुखी राख, विखंडित पदार्थों का योगदान होता है। और इस तरह के शंकु का जो ढाल है वह अवतल तथा इनका जो क्रेटर होता है वो चौड़ा होता है, क्योंकि ऊंचाई कम है इसलिए चौड़ाई अधिक है। जैसे पैराक्यूटिन पर्वत एवं जोरालो पर्वत मैक्सिको, इजाल्को पर्वत सान सल्वाडोर और कैमेक्विन पर्वत लुजॉन द्वीप पर स्थित है। अगला है लावा शंकु। लावा शंकु दो प्रकार के होते हैं, अम्लीय व क्षारीय। इस प्रकार के शंकुओं का निर्माण उस समय होता है जब ज्वालामुखी लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होती है और ये चिपचिपा, लसदार व गाढ़ा होता है, इसलिए शंकु की ऊंचाई क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है और ये कम क्षेत्र में फैलते हैं, क्योंकि पदार्थ गाढ़ा होने की वजह से लंबी दूरी तक वह नहीं फैलता है, प्रवाह उसका कम होता है, इसलिए इसकी ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है और इसका क्षेत्रफल कम होता है। जबकि क्षारीय लावा शंकु जो है इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, ये तरल होता है और ठंडा होकर काफ़ी दूरी तक फैल जाता है, क्योंकि कम गाढ़ा होने की वजह से इसका प्रवाह जो है वो ज़्यादा दूरी तक होता है। इसके कारण कम ऊंचाई व अधिक क्षेत्रीय विस्तार वाले ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है और क्षारीय लावा शंकु को सिल्ड शंकु भी कहते हैं। इनको देखने में ऐसा लगे जैसे कोई एक सिल्ड निर्मित हुई हुई हो, है ना, एक प्लेट सी बन गई हो, इसलिए इसे सिल्ड शंकु भी कहते हैं। मिश्रित ज्वालामुखी शंकु। जब ज्वालामुखी उद्गार में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के लावा एक साथ निकलते हों और साथ में राख भी निकलती हों, तब अत्यधिक विस्तृत सुडोल व ऊंचे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। कैसा होता है, सुडोल व ऊंचे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। ऐसे शंकु को मिश्रित ज्वालामुखी शंकु के नाम से जाना जाता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का मेयान, अमेरिका का रेनियर और हुड तथा शास्ता। परिपोषित शंकु। जब ज्वालामुखी शंकु के ढाल पर एक अन्य ज्वालामुखी शंकु निर्मित हो जाता हो, परिपोषित जो दूसरे के द्वारा पोषित हो गया हो, जब एक शंकु बना हुआ है उसी पर एक शंकु और बन गया तो उसे हम कहते हैं परिपोषित शंकु। जैसे माउंट सस्तीना, माउंट सस्ता पर एक परिपोषित शंकु है। किसी एक पूर्व निर्मित शंकु पर जब किसी दूसरे शंकु का निर्माण हो जाता है तब उसे परिपोषित शंकु कहते हैं, क्योंकि वह किसी दूसरे के पोषण पर आधारित है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कल के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा
ज्वालामुखी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न MCQs अर्थात एक टेस्ट सीरीज कल मैं ज्वालामुखी से संबंधित आपके सामने लेकर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।